देखिए बद्रीनाथ दर्शन लाइव 16 मई सुबह 3:45 बजे से 6 बजे तक सिर्फ ETV पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 3 दिवसीय सेवा यात्रा जारी है। सेवा यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जिला परिवहन कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने पर्यटन विभाग के होटल विष्णु विहार का उद्घाटन किया। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों की सुविधा के लिए इसे बनाया गया है। इसके बाद टेकारी पहुंचे मुख्यमंत्री ने अनुमंडल अस्पताल का उद्घाटन किया। सेवा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने टेकारी राज्य उच्च विद्यालय में 225 करोड़ की लागत से 119 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। स्कूल परिसर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जहां विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग दोहराई, वहीं लालू पर भी जमकर निशाना साधा और दावा किया कि लोग उन्हें किसी भी कीमत पर फिर से सत्ता में वापसी का मौका नहीं देंगे। दर्जा हमें लेना, हर हालत में इसको हासिल करना। अभी जो तरक्की है इससे और तेज गति से हम लोग तरक्की करेंगे। का जो चक्र है वो घूमता है, उसको कोई उल्टा नहीं घुमा सकता है। जो घूमना था, जो दौर बीतना था, वो दौर बीत गया। बीते दौर के लोग फिर से वापसी चाहेंगे तो इस बिहार में नामुमकिन है, चाहे जितना नाक रगड़ लें, यह नामुमकिन है। अब बिहार फिर से और बिहार के लोग फिर से तनाव की भट्ठी में जलने को तैयार नहीं। ये वही मगध का इलाका है जहां एक दिन नरसंहार होते थे, बिहार बदनाम होता था, बिहार की चर्चा होती थी नरसंहारों के लिए। आज बिहार में शांति है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को अकलेरा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। गहलोत ने अपने संबोधन में भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और लोग इन योजनाओं का फायदा उठाएं। भाजपा की सुराज संकल्प यात्रा बुधवार को करौली जिले के टोडा भीम कस्बे में पहुंची। वसुंधरा राजे ने यहां विशाल जनसभा को संबोधित किया। वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार 4.5 साल में विफल रही। टोडा भीम में वसुंधरा ने गहलोत पर फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि मुख्यमंत्री ने बेटे को होटल खुलवा दी और रिश्तेदारों को नौकरियां दे दी। प्रदेश के मुखिया को जनता का कोई ध्यान नहीं है। यहां पर रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर।
कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। रक्तदान के बारे में मालूम है, रक्तदान महादान। ब्लड डोनेट का सवाल है तो हम नहीं कर सकते, हमको ऐसे भी नहीं हम दे सकते हैं। हमको देना पड़ेगा। नहीं समझाइए ना जी। अरे गुस्सा अरे जाइए पकड़, जानते हैं कुछ होगा। अरे महाराज कोई दिक्कत नहीं होगा, फट से जाएगा, फट से निकल जाएगा। अरे नहीं, अरे इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गए। हादसा मंडी जिले के झेंडी के पास हुआ जब एक बस अनियंत्रित होकर व्यास नदी में गिर गई। घटना में 36 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 15 लोग घायल बताए गए। घायलों को जोनल अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहत और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर सभी मृतकों के शव को नदी से निकाल लिए हैं। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। गुमला के पास सड़क हादसे में मृत जवानों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है जबकि गंभीर रूप से घायल 7 जवानों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि कामडारा थाने में पदस्थापित ये जवान खरीदारी कर जीप से लौट रहे थे। इसी बीच गुमला खूंटी रांची मार्ग पर कामडारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास जवानों की जीप को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना के तुरंत बाद घायलों को कामडारा अस्पताल ले जाया गया। सुकमा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए जबकि घटना में 2 जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सुकमा जिले के कृष्टारम पुलिस कैंप में पदस्थ करीब 40 जवान जंगल से लकड़ी लाने के लिए गए थे। तभी कैंप से करीब 500 मीटर की दूरी पर घात लगाकर बैठे 100 से ज्यादा नक्सलियों ने सुरक्षा जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। घटना में एक जवान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि एक जवान की अस्पताल ले जाने के समय मौत हो गई। फायरिंग में घायल 2 जवानों का रायपुर में इलाज जारी है। में महारानी अस्पताल के लाया गया है। एक परशुराम नेताम है जो कि कोंडागांव जिला अंतर्गत फरसगांव थाने का सिवना भाटा का निवासी है और दूसरा राम नारायण है प्रधान रक्षक जो भी मृत हुआ है। और ऐसी जानकारी मिली है कि किस्टारम के पास घटना हुई है जिसके कारण ये दोनों शहीद हुए हैं। दूसरा जवान का अभी जानकारी नहीं हुई है, जानकारी ली जा रही है। वैसे अंबिकापुर के आसपास का रहने वाला है जानकारी। अभी पंचनामा पोस्टमार्टम होकर आज ही इनका। ईटीवी न्यूज में फिलहाल इतना ही। चलते चलते देखते हैं आज की तिरछी नजर। नमस्कार।
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। आज हम करेंगे रामबाण आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। उत्कट आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर मिला लें अर्थात एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने लेकर जाएं और अपने शरीर से एक कुर्सीनुमा आकृति बनाएं। घुटनों से पैरों को मोड़ते हुए कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस सीधे हो जाएं। हाथ भी नीचे कर लें। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएं। शरीर का संतुलन भी बनाए रखें इस आसन में और कोशिश करें फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स रुकने की भी, और बिल्कुल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस ऊपर आ जाएं। इस तरह से करते रहें। हाथ नीचे कर लें। ध्यान रखें श्वास लेते हुए पहले फाइनल पोजीशन में जाएं और कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करते हुए श्वास को रोकते हुए फाइनल पोजीशन में अपने आप को बनाकर रखें और शरीर का संतुलन भी बनाए रखें। शरीर को हिलने डुलने बिल्कुल नहीं दें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस पूर्व अवस्था में। रामबाण आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अब धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। दोनों हाथ सामने से खोल लेंगे अर्थात हाथों में फासला कर लें और जितना हाथों में फासला किया उतना ही पैरों में फासला कर लेंगे। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ और पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। श्वास लेते हुए पूरा ऊपर देखें, हाथ और ऊपर उठाएं थोड़े, और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। हल्का सा विश्राम करें एक बार करने के पश्चात। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएंगे। दोनों हाथों को आगे की तरफ खींच के रखेंगे और पैरों को पीछे की तरफ खींच के रखेंगे अर्थात पूरी एकाग्रता लोअर एब्डोमेन पे रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे और फाइनल पोजीशन में कुछ सेकंड्स के लिए श्वास रोकते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे। एक बार फिर से करेंगे। अपना ध्यान लोअर बैक पे रखते हुए भी इस आसन का अभ्यास करें। रिलैक्स, विश्राम। रामबाण आसन नाम है इसका और अपने नाम के अनुरूप काम करता है हमारे पूरे शरीर में अर्थात पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर की एक एक ऑर्गन्स की एक एक अंगों की एक्सरसाइज में होती है और मेन हमारे पेट पे प्रेशर पड़ता है। तो पेट के लिए जिनको डायबिटीज है, मोटापा है, उनके लिए बेहद उपयोगी है। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है इसको करने से अर्थात मेरुदंड पर लचीलापन आता है इसको करने से। जिनके कमर में दर्द है उनके लिए उपयोगी आसन है। दोनों पैरों में रक्त संचलन की क्रिया नियमित रूप से होती है। इस आसन करते समय ध्यान रखें कि अपने दोनों हाथ आगे की ओर खींच के रखें, पैरों को पीछे की ओर खींच के रखें। उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहता है, उनके लिए भी बेहद उपयोगी है ये रामबाण आसन का अभ्यास। आज का योग मंत्र है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम अर्थात हृदय रोग से जो पीड़ित हो उन्हें एक समय में सारा खाना नहीं खाना चाहिए अर्थात बीच में जब जब उन्हें भूख लगे तो 3 से 4 बार दिन में 3 से 4 बार उन्हें अपनी भूख को मिटाते हुए भोजन का सेवन करना चाहिए अर्थात जबरदस्ती एक ही बार खाना नहीं खाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को खिलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठ पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार। अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंशों पर। मृदा सुधार पर एक जानकारी। टमाटर की फसल में झुलसा रोग का प्रबंधन कैसे करें? सब्जी वर्गीय फसलों में टमाटर की बात करें तो इसकी खेती प्रदेश के बहुत से किसान भाई वर्ष भर करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं, परंतु यह लाभ कभी कभी रोगों द्वारा हानि में बदल जाता है, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे टमाटर की फसल में लगने वाला हानिकारक रोग अल्टरनेरिया ब्लाइट, जिसे झुलसा के नाम से जाना जाता है। इस रोग का प्रकोप फसल पर होने पर पत्तियां झुलस जाती हैं, जिससे पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है, परिणामतः फसल नष्ट हो जाती है। अंत में किसान भाइयों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। कुछ इसी प्रकार की जानकारी चाह रहे हैं ग्राम चिलमारा, जिला कटिहार के कृषक राजकुमार शाह। तो आइए सुनते हैं उनकी समस्या को। समस्या है कि ये टमाटर में झरका रोग लग गया है और झरका रोग लगने से न गाछ का वृद्धि हो रहा है और न फल का वृद्धि हो रहा है। लक्षण ऐसा है कि पत्ता झरक जाता है और देखने में बदसूरत लगता है। और दूसरा समस्या है कि ये टमाटर जो है ये जड़ से, जहाँ डंठल है, डंठल से सड़ना शुरू करता है और सड़कर गिर जाता है। ये दोनों समस्या का समाधान क्या होगा ये जानना चाहते हैं। अतः किसान भाइयों, टमाटर की फसल में झुलसा रोग का प्रबंधन कैसे करें, इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं दुमका, झारखंड के आत्मा परियोजना निदेशक डॉक्टर दिवेश कुमार सिंह। अभी टमाटर में कुछ समस्याएं किसानों के बीच या किसानों के प्रक्षेत्र में दिखाई दे रहा है, जो ईटीवी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। तो इसमें एक लक्षण जो टमाटर के फसल पर दिखाई दे रहा है, वो पत्तियां वो सूखने लगता है या उसमें शुरुआती दौर में हल्का भूरे रंग का घुमावदार धब्बे उभरते हैं और वो पत्ती के किनारे या फिर तना के ऊपर या जहां से फल लगते हैं उस पर, माने पौध के किसी भी भाग पर ऐसे धब्बे उभर सकते हैं और सूखा धब्बा ये उभरते हैं। तो यह इस तरह का लक्षण यदि फसल पर दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका फसल अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक फफूंद से ग्रसित हो रहा है। तो इस तरह की समस्या अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक फफूंद के कारण फैलता है और यह फफूंद बीज के माध्यम से, माने बीज जनित भी होता है और सॉइल जनित भी है। मिट्टी में भी पहले से अल्टरनेरिया उपलब्ध रहता है और बीज के द्वारा भी आता है। तो सबसे पहले किसान भाई इसमें एक चीज और जान लें कि फल का ऊपर जो जहां से फल लगता है उस भाग पर को प्रभावित करता है और फल के ऊपर एक हल्का काला भूरा धब्बा उभरता है और उसमें आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में जहां पर वो धब्बे उभरते हैं उस धब्बे थोड़ा सा कड़ापन लिया रहता है और बाद में पूरा वो भूरा काला लेके फैलते फैलते पूरे फल को सड़ा देता है। तो इस तरह का यदि लक्षण आपके खेत में दिखाई देता है तो सबसे पहले इसको किसान भाई को करना चाहिए डाइथेन M45 या डाइथेन Z78
ये दोनों में से कोई भी दवा यदि उपलब्ध हो जाता है तो इसका 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर या फिर कैप्टान 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर ये फसल के ऊपर स्प्रे करना है। और यह एक चीज और ध्यान देने की बात है, जब पौधा 1.5 से 2 माह का हो जाए तब से यह इस बीमारी को रोकने के लिए आप जो दवा बताई गई है डायथेन M45 या फिर डायथेन Z78, इसका 2 से 2.5 ग्राम या फिर कैप्टान का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आपको 10 दिन के अंतराल पर हमेशा आपको देना है और फिर आपका ये बीमारी अवरुद्ध होगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इस तरह से रोग रोधी किस्में का आप प्रबंधन कर, बीज को उपचारित किए हुए बिना नहीं लगाना चाहिए। एग्रोसान GN से या कैप्टान से या थीराम से या फिर 1 ग्राम प्रति लीटर घोल बनाकर आप बीज को उसमें उपचारित कर लें फिर लगाएं तो आप देखेंगे कि आपका फसल अच्छा है। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो आप बीज स्थली जो बनाते हैं या बीज स्थली से जो आप रोपनी करते हैं पौध का, तो जड़ को भी आप उपचारित करके करें। खेत को पूरा साफ सुथरा रखें, उसमें घास या खरपतवार नहीं रहने दें। तो इस तरह का आप सावधानी बरतें और शुरुआती दौर में जो लक्षण दिखाई देता है आप दवा का इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से आपका फसल रोग रहित होगा और उत्पादन अधिक होगा। कृषक बंधुओं, हमारे प्रदेश बिहार में करीब करीब 4 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर है, जिनमें समस्तीपुर, सीवान, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वैशाली, सारण, पूर्वी चंपाल, पश्चिमी चंपाल आदि जिले शामिल हैं। साथ ही अगर बात झारखंड राज्य की करें तो रांची, संथाल परगना एवं सिंहभूम में क्रमशः 25%, 22% एवं 22% भूमि अम्लीय है, जिनमें उत्तम बीज, पूरा खाद, पूरी सिंचाई तथा फसलों की पूरी देखभाल के बावजूद भी फसल की अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती है। यही किसानों एवं कृषि में लगे वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है। अतः इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बिहार व झारखंड की ऊसर, लवणीय, क्षारीय भूमियों का सुधार किस प्रकार से किए जाए, इस हेतु जानकारी प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम के इस अंश के माध्यम से। आइए सबसे पहले जानते हैं बिहार की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में। सबसे पहले है उत्तरी बिहार की चूनायुक्त मिट्टी। इन मिट्टियों में चूने की मात्रा 4 से 5% तक पाई जाती है। इनमें पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज और सीवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का दक्षिणी भाग, समस्तीपुर एवं बेगूसराय जिले के क्षेत्र आते हैं। उत्तर बिहार की चूना रहित मिट्टी इनमें सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा का उत्तरी भाग, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार तथा भागलपुर जिले का नवगछिया सब डिवीजन एवं खगड़िया जिले आते हैं। ये मिट्टियाँ काफी हद तक अम्लीय भी है। गंगा दियारा की मिट्टी, ये मिट्टियाँ हल्की है, थोड़ी चूना युक्त है एवं बरसात के समय में प्रतिवर्ष पानी में डूब जाती है। ताल क्षेत्र की मिट्टियाँ, ये मिट्टियाँ गहरे भूरे रंग की, भारी, उदासीन एवं चूना रहित है। ये मिट्टियाँ बक्सर से लेकर पाकुड़ तक गंगा के दक्षिण में पाई जाती है। दक्षिण बिहार की मैदानी मिट्टियाँ ताल क्षेत्र के दक्षिणी भाग में भोजपुर, रोहतास, पटना, नालंदा, औरंगाबाद, गया, नवादा, लखीसराय, मुंगेर एवं भागलपुर की मिट्टियाँ हल्की ललाई लिए हुए पीले रंग की होती है। ये मिट्टियाँ प्रायः उदासीन से हल्की क्षारीय एवं उपजाऊ होती है। पठारी मिट्टी, ये मिट्टी दक्षिण बिहार एवं झारखंड में पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः लाल रंग की, हल्की, कहीं कहीं मध्यम से कम गहराई की तथा अम्लीय है। किसान भाइयों, समस्याग्रस्त भूमि के अंतर्गत अम्लीय भूमि, क्षारीय भूमि, लवणीय भूमि इत्यादि आते हैं। इन भूमियों में अच्छी फसल के लिए मिट्टी की जांच कराकर सुधार करना चाहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं अम्लीय मिट्टी के बारे में। इस प्रकार की मिट्टी झारखंड, पूर्णिया एवं कोशी क्षेत्र में पाई जाती है।
अम्लीय मिट्टी की रासायनिक प्रतिक्रिया pH 7 से कम होती है, परंतु उपयोग को ध्यान में रखते हुए 6 से 5 pH से कम की मिट्टी को ही सुधारने की आवश्यकता है। जहाँ तक सुधार के उपाय की बात है, अम्लीय मिट्टी को चूना डालकर सुधार कर सकते हैं। चूने की मात्रा 1 टन प्रति हेक्टेयर लग सकती है, परंतु 2 से 3 टन चूना प्रति हेक्टेयर डालकर अम्लीय मिट्टी का सुधार कर सकते हैं। चूना 5 वर्षों में सिर्फ एक बार देना चाहिए। अम्लीय मिट्टी में नाली बनाकर 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चूना प्रति वर्ष व्यवहार करने से अम्लीय मिट्टी में अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। चूना का व्यवहार मिट्टी जांच अनुशंसा के आधार पर करने से ज्यादा लाभ होता है। अब आइए बात करते हैं क्षारीय भूमि के बारे में। क्षारीय यानी कि ऊसर, ये मिट्टियाँ 3 प्रकार की होती है, लवणीय, क्षारीय एवं लवण युक्त क्षारीय। इस प्रकार की मिट्टियाँ छपरा, गोपालगंज, सीवान, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भोजपुर तथा रोहतास जिले में छिटपुट रूप से पाई जाती है। लवणीय मिट्टी का pH 8.5 से कम होता है, सतह पर रेह जम जाते हैं, अंकुरन समरूप नहीं होता है। क्षारीय मिट्टी का pH 8.5 से अधिक होता है। किसान भाइयों, इस प्रकार की मिट्टी को सुधारने के लिए आप खेत में मेड़बंदी तथा समतलीकरण करें। उसके बाद खेत में जल निकास नाली तथा सिंचाई जल नाली की अलग अलग व्यवस्था करें। खेत से पानी को बाहर निकालने के लिए एक खेत नाली बनाते हैं। आप सिर्फ यह ध्यान रखें कि आपके खेत में जो खुला हुआ रह है उसे खुरच कर डलियों में भरकर इस तरह के संपर्क नाले जो आप देख रहे हैं उसके किनारे डाल दें। इस तरह ये बरसात के दिनों में बरसात के पानी के साथ बड़ी नालियों में चला जाएगा। इस प्रकार किसान भाइयों, लवणीय मिट्टी को सुधारने के लिए पानी निकास का होना अत्यंत आवश्यक है। मेड़ ऊंचा कर दें, जल को मिट्टी में लगा रहने दें ताकि लवण घुल जाए। उसके बाद पानी को बाहर निकाल दें जो किसी नाले के द्वारा चला जाएगा। जिस मिट्टी में क्षारीय आ गई है उसमें पानी के निकास को सुधारने के साथ साथ कुछ मिट्टी सुधारक जैसे जिप्सम, गंधकीय प्रेस मड, कंपोस्ट, पाराइट आदि डालने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे सुधारक की मात्रा मिट्टी परीक्षण के बाद निर्धारित करनी चाहिए, लेकिन औसतन 50 क्विंटल प्रेस मड अथवा 200 क्विंटल कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। अगर यह संभव नहीं हो तो चूना युक्त मिट्टी होने के कारण जिप्सम से ज्यादा प्रभाव पाराइट का पड़ता है, जिसकी औसतन 1.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर तक आवश्यकता पड़ती है। जिप्सम भी व्यवहार में लाया जा सकता है। इसकी दर 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर है। इस प्रकार किसान भाइयों, समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सुधार करके आप अच्छी फसल प्राप्त कर अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में पशुधन के अंतर्गत भेड़ पालन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका पालन भूमिहीन एवं सीमांत किसान भाई करते हैं और इन भेड़ों से सतत उत्पादन के लिए आवश्यक है कि ग्रीष्म काल में भेड़ों की ठीक प्रकार से देखरेख एवं प्रबंधन करना आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर किसान भाई तपती धूप में भेड़ों को चराते हैं, जिसके कारण भेड़ों में अचानक कई